क्या हाल है आप सबके? बढ़िया? मज़े में? एकदम बढ़िया, एकदम ठीक। चलो भाई, ठीक है। आज अपन चालू करते हैं प्रियम्बल। प्रियम्बल एक ऐसा वर्ड है जो कि लिया गया है लैटिन वर्ड प्रियम्बलस से। इसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन। अब प्रियम्बल बनाने के लिए कई सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि इसका प्रिंसिपल क्या क्या होता है, इसके प्रियम्बल बनाने के पीछे इसका पर्पस क्या था, और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसका आइडिया क्या क्या है प्रियम्बल बनाने की, कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो उसमें अपन को ये सब चीज़ें फ्रेम करनी है। तो इसीलिए पहले एक ओवरव्यू, प्रियम्बल को ब्लूप्रिंट बोलते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रियम्बल एक ब्लूप्रिंट होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें अपन को पता होता है कि भाई ये चीज़, इसमें ये चीज़ होती है। तो प्रियम्बल क्या क्या है, प्रियम्बल की एक फोटो इधर आ जाएगी आपके सामने, इसको देखना। इसमें लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved the constitution over sovereign socialist secular democratic and republic, and we protect all the citizen over justice social economic political liberty faith belief expression thought and worship equality status and opportunity, and to promote among them all fraternity, dignity of individual, and the dignity and integrity of India. In the Constituent Assembly, on 26th day of November 1947, we hereby adopt, enact and given to ourselves this Constitution। ये पूरा का पूरा ये जो प्रियम्बल की जो फोटो है, इस पूरे में ये प्रियम्बल लिखा हुआ है। अब प्रियम्बल में जो मेन चीज आती है, प्रियम्बल की जो पहली लाइन लिखी हुई है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या होता है कि सोवरेनिटी जो कि लाई करती है किसके ऊपर, इंडियन पीपल्स के ऊपर। सोवरेनिटी लाई किस पे करती है, इंडियन पीपल पे, इंडियन पीपल पे। क्योंकि इंडियन ही अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और उसी को ही आगे बढ़ाते हैं, आगे एक जगह पे पहुंचाते हैं, वो ही अपने लिए लॉ बनाता है, वही एक्ट बनाता है। तो इसीलिए सोवरेनिटी लाई किस पे करती है, इंडियन पीपल्स पे। अब इंडिया जो है, इंडिया कैसा होना चाहिए, इंडिया अपना सोवर्ण होना चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए, सेक्युलर होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए एंड रिपब्लिक होना चाहिए। अब इंडिया में जस्टिस किस किस तरीके से प्रोवाइड होनी चाहिए, सोशल जस्टिस होनी चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस होनी चाहिए एंड पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड होनी चाहिए हर एक इंसान को। लिबर्टी प्रोवाइड होनी चाहिए, राइट टू लिबर्टी एक फंडामेंटल राइट भी है, जिसमें फेथ बिलीफ एक्सप्रेशन थॉट एंड वर्शिप, किसी पे भी वो विश्वास कर सकता है, किसी भगवान पे बिलीफ रख सकता है, कैसे भी एक्सप्रेशन बना सकता है, कैसे ही थॉट अपने दिमाग में ला सकता है, कैसे ही वर्शिप कर सकता है, किसी भी भगवान की वो पूजा करे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है वो किस भगवान को ज़्यादा मानता है और किस भगवान की वो ज़्यादा पूजा करना चाहता है। इक्वालिटी होनी चाहिए स्टेटस में, हर समान आदमी, हर एक आदमी एक जैसा होना चाहिए, सबको इक्वल ही अपन को ट्रीट करना है। कोई अगर छोटे वर्ग से आता है तो वो भी उसको इक्वली ट्रीट करना है, कोई अगर ऊंचा है तो उसको भी इक्वल ट्रीट करना है। अपॉर्चुनिटी, हर आदमी को जो रिसोर्सेस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, किसी भी आदमी को अनइक्वली, किसी कोई भी रिसोर्स अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, ये अलाउ नहीं होगा। फेटर्निटी प्रोवाइड होनी चाहिए कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, आप एक आदमी अपनी डिग्निटी मेंटेन करके चले और इंटीग्रिटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिया को भी मेंटेन करे, इंडिया की अखंडता और संप्रभुता को भी ये मेंटेन करके चले। 26 नवंबर 1947 को अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उस डेट पे बना, जिसको हिंदी में बोलते हैं मिति मर्क्षी शुक्ल विक्रमी संवत 2006 को अपन ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट इनेक्ट और गिवन टू आवरसेल्फ करा था। अब प्रियम्बल पूरा बन चुका, प्रियम्बल बन गया तो इसमें बात आई कि भाई प्रियम्बल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। अब इसमें केस हुआ, बेरूबड़ी केस हुआ 1950 को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल जो है पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। किसने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल जो है वो नॉट अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। अब पार्ट नहीं है तो भाई प्रियम्बल बनाया क्यों, एक ब्लूप्रिंट बनाया क्यों जब कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट नहीं रखा।
तो ये सब चीज को देख के केशवानंद भारती केस हुआ 1973 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल करा अपना अर्लियर वर्डिक्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रियम्बल जो है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन इफेक्टिव नहीं है आर्टिकल की तरह। कोई भी आर्टिकल है वो जिस तरीके से जितना इफेक्टिव है उसके मुकाबले ये इतना इफेक्टिव नहीं है। प्रियम्बल ना तो रेस्ट्रिक्ट कर रहा है और ना ही किसी को पावर दे रहा है, ना ही रेस्ट्रिक्ट करता है ना ही एम्पावर करता है। पावर किसकी? लेजिस्लेचर की। लेजिस्लेचर को ना तो ये पावर दे रहा ना ही इनकी पावर में बाधा बन रहा। तो इसलिए प्रियम्बल क्या केशवानंद भारती केस ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहला वर्डिक्ट जो उसको ओवररूल करके बोला प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, क्योंकि ये एक साइड में पड़ा हुआ है बस प्रियम्बल, कि भाई किसी को अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर ऊपर ऊपर से जानना है तो वो प्रियम्बल पढ़ ले, भाई कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीजें हैं। तो इसीलिए ये सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, लेकिन आर्टिकल की तरह इफेक्टिव नहीं है। आप इस प्रियम्बल याद करके ये नहीं बोल सकते कि मेरे को पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पता है। तो इसलिए आर्टिकल की तरह इफेक्टिव नहीं है, आपको आर्टिकल भी पढ़ना पड़ेगा उस चीज के लिए अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है तो। इसीलिए ना तो ये नाइदर एम्पावर करता ना ही रेस्ट्रिक्ट करता है पावर किसकी? लेजिस्लेचर की। और ये एनफोर्सिबल भी नहीं है कोर्ट के द्वारा। कोर्ट के द्वारा बाध्य नहीं है कि इसको लागू करा जाए, किसी भी चीज में लागू नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया भाई प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब बाद में बात होती है कि भाई प्रियम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है नहीं हो सकता। तो भाई बात उठी प्रियम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है नहीं हो सकता। तो इस चीज को लेके केशवानंद भारती केस ने वापस बोला, 1973 का जो केशवानंद भारती केस था, इसमें इन्होंने वापस बोला कि सुप्रीम कोर्ट लॉ अमेंड कर सकता है किसी भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। बात आई समझ में? सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकता है। तो प्रियम्बल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। जब केशवानंद भारती केस ने 1973 में अपना पहला वर्डिक्ट ओवररूल करके बोल ही दिया था कि ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बता दिया। तो जब सुप्रीम कोर्ट किसी भी पार्ट में अमेंड कर सकता है तो प्रियम्बल भी अमेंड हो सकता है। लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन को उसको डिस्टर्ब करे बगैर ही आप अमेंड कर सकते हो। किसको? प्रियम्बल को। सबसे पहला अमेंडमेंट हुआ था प्रियम्बल में 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, जिसमें 3 नए टर्म्स को जोड़ा गया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। किन किन वर्ड को जोड़ा गया था? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। इन 3 वर्ड को प्रियम्बल में जोड़ा गया था। प्रियम्बल को अब इससे पहले सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी नहीं था ना। सोशलिस्ट नहीं था, सेक्युलर भी नहीं था, सिर्फ सोवन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ही था। जो फोटो आएगी उसमें सिर्फ सोवन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ही लिखा हुआ होगा। इसीलिए उसके बाद में अमेंडमेंट, सॉरी फोटो में तो ये पूरा ही लिखा हुआ होगा, लेकिन अब पहला जो अमेंडमेंट हुआ था 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 से, जिसमें 3 नए टर्म जो है जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। अब बात आई कि भाई ठीक है अमेंड भी कर दिया, तो इंडिया जो है सोवन, सोशलिस्ट, सेक्युलर। अब सोवन होता क्या है, सोशलिस्ट होता क्या है, सेक्युलर क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है और रिपब्लिक क्या होता है। आदमी को जस्टिस प्रोवाइड होती है, तो सोशल जस्टिस क्या होती है, इकोनॉमिक जस्टिस क्या होती है और पॉलिटिकल जस्टिस क्या होती है। तो इन सब टर्म्स को, जो ये टर्म लिखी हुई है, इन सब को अपन एक एक बारी में पोस्टमार्टम करते हैं इसका। सबसे पहले पोस्टमार्टम करेंगे अपन सोवन का, सोवर्निटी का। सोवर्निटी क्या होती है? कोई भी एक देश, अपना इंडियन कंट्री है, इंडिया किसी भी अदर कंट्री पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड नहीं है, अपना इंडिया अपने फैसले खुद ले रहा है। तो इंडिया एक सोवन कंट्री है, सोवन नेशन है। यही सब चीज को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने जब पहले 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिशर्स ने कॉलोनी बनाई, जिसमें 15 अगस्त 1947 से पहले इंडिया जो है डोमिनियन स्टेट नहीं था। इसके बाद में 15 अगस्त 1947 से 25 जनवरी 1950 तक इंडिया जो है डोमिनियन स्टेट रहा है। डोमिनियन स्टेट क्या होते हैं? वो स्टेट जो कि
इंडिपेंडेंट तो है, लेकिन वहां पे रूल अभी भी किसका चल रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का चल रहा है। मतलब कि कैसे, कि इंडिया डोमिनियन स्टेट था, इंडिपेंडेंट था, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट किस में, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत काम कर रही थी। इंडिया इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करा गया था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को करा गया था। ये सब चीज को देखते हुए कि भाई डोमिनियन स्टेट तो बना दिया, लेकिन हमें तो पूर्ण तरीके से आज़ादी चाहिए, हमारे पास में खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हम उसी के ही रूल लागू करेंगे, सब चीज उसी का ही लागू करेंगे, हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का अभी कुछ भी नहीं चाहिए अब। तो 26 जनवरी 1950 को इंडिया पूर्ण तरीके से सोवन हुआ, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, सब चीज़ यहाँ पे लागू हुई और इंडिया पूर्ण तरीके से डेमोक्रेटिक हो गया। डेमोक्रेटिक होने से पहले जब पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, तो मोहम्मद अली जिन्ना को पूरी तरीके से पाकिस्तान, आज भी जब पाकिस्तान क्लेम करते हैं कि ये हिस्सा मेरा है, कश्मीर का आधा हिस्सा मेरा है, कश्मीरी का ये वाला हिस्सा मेरा है, तो ये अभी भी छोटा सा पाकिस्तान दिया था पार्टीशन के बाद। इंडिया तो अपना, तो इंडिया तो था ही बड़ा छोटा सा, उसमें से हिस्सा ब्रिटिश इंडिया जो था उसमें से पाकिस्तान अलग कर दिया, इंडिया अलग कर दिया, तो अपना इंडिया बन गया, पाकिस्तान अलग हो गया। इससे पहले ये पूरी बाउंड्री किसमें आती थी, ब्रिटिश इंडिया में। तो पाकिस्तान को लगा छोटा सा हिस्सा दिया, तो पाकिस्तान आज तक क्लेम करता है कि ये हिस्सा मेरा है, इंडिया का आधा हिस्सा तो हमें चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आज अपना इंडियन स्टेट की बाउंड्री जो है अपन उसके अंदर किसी को भी नहीं आना देंगे। दोनों ने बैठ के पता लगाया, रेड क्लिफ जो थे उनके वो नेतृत्व में बैठ के लाइन खींची गई भारत पाकिस्तान के बीच में, जिसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। अब सोवन हो गया इंडिया। सोशलिस्ट क्या होता है, दूसरा पोस्टमार्टम करेंगे सोशलिस्ट का। इंडिया अपना सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर कंट्री भाई कैसे, क्योंकि इंडिया जो है वायलेंट रिवॉल्यूशन को सपोर्ट नहीं करता। इंडिया बिलीव करता है डेमोक्रेसी में, कि सब डेमोक्रेटिक होने चाहिए इंडिया में, किसी कोई भी मतलब डेमोक्रेटिक कैसे होगा, कि जब इंडियन पीपल जो है अब भाग लेंगे, किस में भाग लेंगे, वो लेंगे गवर्नेंस में भाग लेंगे, तो इंडिया डेमोक्रेटिक हो जाएगा, कि पब्लिक अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन रही है, उस वो वहाँ पे जाके अपना काम कर रहा है, तो अपना एक कर्तव्य होगा कि अपन को अपना नेतृत्व चुनना है, अपन को वोट देना है, अपना अधिकार है। तो इंडिया डेमोक्रेटिक में, डेमोक्रेसी में बिलीव करता है, वॉयलेंट रिवॉल्यूशन में बिलीव नहीं करता। इसीलिए अपना इंडिया जो सेक्युलर कंट्री, इसमें क्या होता है कि जितने भी रिसोर्सेज जो है वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, किसी को के से भी भेदभाव नहीं होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन में, सेफ गार्ड होने चाहिए माइनॉरिटीज के लिए, पुअर पीपल्स के लिए। इसीलिए सेक्युलर सोशलिस्ट को बोला है फेबियन सोशलिस्ट, बोला है किसको, इंडियन सोशलिस्ट को बोला है फेबियन सोशलिस्ट। सोशलिस्ट आया समझ में कि इंडिया सोवन सेक्युलर कंट्री है, जिसमें अपन सपोर्ट नहीं करते वायलेंट रिवॉल्यूशन को। इंडिया बिलीव करता है कि इसमें डेमोक्रेसी में यहाँ पे सबको इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, सब चीज़ अनइक्वली को जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अलाउ नहीं होगा। यहाँ पे सेफ गार्ड होने चाहिए माइनॉरिटीज के लिए और पुअर पीपल्स के लिए। इसीलिए इंडियन सेक्युलर को बोला है फेबियन सोशलिस्ट, इंडियन सोशलिस्ट को बोला है फेबियन सोशलिस्ट। सेक्युलर तीसरे में करेंगे सेक्युलर। सेक्युलर क्या होता है, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिलीजन नहीं है, एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हर जगह जाओगे तो अलग भाषा चलती है, हर 100 किलोमीटर में भाषा चेंज हो जाती है, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग कल्चर अपनाते हैं, अलग अलग वेशभूषा पहनते हैं, सब चीज अलग है। इसलिए इंडिया सेक्युलर कंट्री, क्योंकि यहाँ पे हर तरीके के लोग बाग रहते हैं, सिर्फ एक तरीके के लोग बाग नहीं रहते यहाँ पे। यहाँ पे हर धर्म को फॉलो करने वाले, अलग अलग कल्चर अपनाने वाले, अलग अलग कपड़े पहनने वाले, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। इसलिए अपना इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलरिज्म आया समझ में क्या होता है। अब डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी को दो भाग में डिवाइड करा गया है। डेमोक्रेसी को दो भाग में कैसे, एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है।
डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जनता गवर्नमेंट के साथ में बैठेगी एक जगह और लॉ बनाएगी, उसको इम्प्लीमेंट करेगी। इसी में कुछ 4-5 टर्म जो ऐड करी गई थी वो है रेफरेंडम, प्लेबिसाइट, राइट टू रिकॉल और इनिशिएटिव। रेफरेंडम में क्या होता है कि पब्लिक का ओपिनियन लिया अपन ने और गवर्नमेंट लीगली बाइंड होगी उस जो ओपिनियन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। कि आज मैंने किसी से ओपिनियन लिया कि भाई मैं कैसा दिख रहा हूँ, वो बोले भाई अच्छा नहीं लग रहा, तो मेरे पर यह है कि मेरे को अच्छा लगना है, इसीलिए मेरे उसने जो ओपिनियन दिया है वो मेरे पर बाध्यकारी हो गया कि मेरे को वो चीज़ अपनानी है। उसने जो मेरे को ओपिनियन दिया है वो मेरे को इम्प्लीमेंट करना अच्छा नहीं लग रहा, तो मेरे को अच्छा दिखना है। तो ये जो चीज़ें रेफरेंडम जो टर्म है ये यूज होती है एक्सटर्नल अफेयर मैटर्स में। अंदरूनी जो फैसले होते हैं उसमें पब्लिक की राय ली जाती है, ये रेफरेंडम में कहा गया। प्लेबिसाइट क्या होता है? प्लेबिसाइट में ये है कि ओपिनियन लेंगे पब्लिक से ओपिनियन तो ले लिया, लेकिन इसमें गवर्नमेंट बाध्यकारी नहीं है उसको लागू करने के लिए, क्योंकि प्लेबिसाइट जो कि टर्म जो यूज करी जाती है वो पावर मेकिंग में करी जाती है। इसीलिए पावर मेकिंग में इंडियन जो पीपल्स है वो ना तो इतने एजुकेटेड है, ज़्यादातर अनएम्प्लॉयमेंट ही है यहाँ पे, अनएजुकेशन ही है, पॉलिटिकली अवेयर नहीं है यहाँ पे, इसलिए वो पावर मेकिंग में क्या ही जाने, इसलिए राय तो ले लेंगे लेकिन उसको लागू नहीं करेंगे। ये लिखा है कि इसमें प्लेबिसाइट में। राइट टू रिकॉल क्या होता है? राइट टू रिकॉल में ये बोला गया है कि अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव अपना काम सही से नहीं कर रहा है तो पब्लिक के पास में अधिकार है कि उसका सत्र खत्म होने से पहले, उसका टेन्योर खत्म होने से पहले दूसरा लाके बिठा दो उसकी जगह पे। तो ये लिखा है राइट टू रिकॉल में, दूसरे को लाके बिठा दो, अगर वो सही से काम नहीं कर रहा है तो उसको हटाओ और दूसरे को बिठाओ। तो ये लिखा है राइट टू रिकॉल में। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें राइट टू रिकॉल का प्रावधान है, प्रोविजन है राइट टू रिकॉल। अगर पंचायत में अगर कोई पंचायत 5 जो पंच बैठते हैं उसमें से अगर कोई सही से काम नहीं कर रहा है तो उसका टाइम खत्म होने से पहले दूसरे को लाके बिठा दो, तो ये पंचायत में एक प्रोविजन है। इनिशिएटिव में क्या होता है, अगर पब्लिक को कोई लॉ बनाना है तो उसके लिए पब्लिक एक कच्चा चिट्ठा तैयार करेगी, उसको तैयार करने के बाद उनमें साइन कराएगी लिमिटेड पर्सन्स के, वो साइन होने के बाद में वो जाएगा गवर्नमेंट के पास में। गवर्नमेंट लेजिस्लेचर में लॉ लागू होने से, लॉ बनने से पहले वो जो इन्होंने इनिशिएटिव जो दिया है, जो कि कच्चा चिट्ठा दिया है, उसको पेश करना है कि ये सब पब्लिक ने दिया है और इसको बनाओ, अपनी तरफ से मत बनाओ, ये जो देखो इसको पढ़ो और इससे लॉ बनाओ, क्योंकि वो पब्लिक के लिए लॉ बन रहा है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, डायरेक्ट डेमोक्रेसी इस ये सब चारों चीजें देखी, देखने के बाद देखा कि यार इतना बड़ा इंडिया है, इतने बड़े इंडिया में कैसे ये सब चीजें चलेगी, क्योंकि यहाँ पे तो अलग अलग भाषाएं के लोग भी रहते हैं, सब चीज रहती है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल है सिर्फ स्मॉल जगह पे, छोटी जगह पे, छोटा कोई कंट्री है वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी चलती है। अपने इंडिया इतना बड़ा है, यहाँ पे अलग अलग क्यों नहीं चलती यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन बहुत है, यहाँ का जोग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा है, यहाँ पे लैंग्वेज सर्कमस्टेंसेस, सबसे बड़ा सर्कमस्टेंस लैंग्वेज है, अलग अलग हर 100 किलोमीटर पे लैंग्वेज चेंज हो रही है। 100 किलोमीटर बाद किसी को अगर लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी तो वो क्या करेगा। पब्लिक में अनएम्प्लॉयमेंट और अनएजुकेशन ज्यादा है, पब्लिक अवेयर नहीं है पॉलिटिकल, इसीलिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है इंडिया में। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल है इंडिया में, क्योंकि अपन रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं, वो वहां पे जाके अपने हित के लिए, अपने भलाई के लिए वो वहां पे जाके एक कोई चीज बना रहा है, लॉ बना रहा है, एक्ट बना रहा है। तो अपने इंडिया में क्या लागू हो रही है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। 4 तरीके के होते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री फॉर्म, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, सिंगुलर डेमोक्रेसी एंड प्लूरल डेमोक्रेसी।
इसी में ही दो टर्म और आते हैं जिसमें ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है ये ब्रिटेन में, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका में, सिंगुलर जो डेमोक्रेसी है वो है अपना फ्रांस में, एंड प्लूरल डेमोक्रेसी जो है, डुअल डेमोक्रेसी, सिंगल नहीं डुअल डेमोक्रेसी जो फ्रांस में, एंड प्लूरल डेमोक्रेसी जो है कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में दो टर्म और, एक तो फेडरल सिस्टम, एक यूनिटरी सिस्टम। फेडरल सिस्टम क्या बोलता है कि भाई फेडरल सिस्टम ये है कि स्टेट को, स्टेट की जो पावर है वो दे दो, स्टेट को इंडिपेंडेंट बना दो ताकि वो अपने फैसले खुद ले सके। ये लिखा है फेडरल सिस्टम में। जैसे कि आज फ्रांस में वो अपने यूएसए में, फ्रांस यूएसए में, यूएसए अपने फैसले खुद लेता है, जो स्टेट है वो अपने फैसले खुद ले रही है। फेडरल सिस्टम में ये लिखा हुआ है कि स्टेट को जितनी, स्टेट की जो पावर है वो स्टेट को दे दो, उसको इंडिपेंडेंट बना दो, उस वो जो है अपने जो फैसले खुद ले सके, ऐसा बना दो एक स्टेट को। ये यूएसए में लागू है। यूनिटरी सिस्टम क्या होता है कि स्टेट की पावर और बाकी सारी पावर सेंट्रल अपने कब्जे में लेके रखा हुआ है। तो ये है यूनिटरी सिस्टम। सेंट्रल के पास में सारी पावर है हर जगह की। ये चीज है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में सेंट्रल के पास सारी पावर है हर जगह। ब्रिटेन स्टेट के स्टेट में भी अगर कोई लॉ बनाना होगा ना तो वो भी ब्रिटेन गवर्नमेंट बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाएगी वहां पे। ऐसे यूएसए में स्टेट के पास में पावर है तो स्टेट का अगर कोई लॉ बनना है तो यूएसए की स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो लॉ बनाएगी। ये फेडरल सिस्टम है। यूनिटरी सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर, फेडरल सिस्टम में स्टेट के पास पावर। डेमोक्रेसी हो गया। अब अपना आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या है, हेड जो होगा इंडियन स्टेट में, जो हेड होगा वो हेरिडेटरी नहीं होना चाहिए। जैसे पहले के टाइम पे राजा महाराजाओं का बेटा, जैसे सुपर थाटी का एक डायलॉग है, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा नहीं होगा। इंडिया रिपब्लिक हो चुका है, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव चुनेगी, उसको गद्दी में बिठाएगी और वो ही शासन संभालेगा। राजा मरने के बाद उसका बेटा राजा नहीं बनेगा। तो इसीलिए हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो हेरिडेटरी नहीं होना चाहिए। इसमें पीपल्स पार्टिसिपेट करेंगे गवर्नेंस में, इसी को ही बोलते हैं डेमोक्रेसी। पीपल पार्टिसिपेट करेंगे, पीपल अपने हिसाब से काम करेंगे कि भाई जनता है, जनता अपने हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव चुनेगी, उसको गद्दी में बिठाएगी कि भाई तू हमारे लिए काम कर। आज मोदी सरकार है, नरेंद्र मोदी को किसने बिठाया है वहां पे, प्रधानमंत्री के पद पे किसने बिठाया है, पब्लिक ने बिठाया है। तो इसलिए प्रधानमंत्री उनके हित के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या है, पब्लिक पार्टिसिपेट करेगी गवर्नेंस में तो उसी को ही क्या बोलेंगे, डेमोक्रेसी। ऐसे ही ब्रिटेन, ब्रिटेन रिपब्लिक ही नहीं है लेकिन डेमोक्रेटिक है, क्योंकि ब्रिटेन में ब्रिटिश क्राउन का राज है। वहां का अगर ब्रिटिश क्राउन में अगर कोई मर भी जाता तो उसी का ही बेटा राजा बन जाता है। तो इसलिए, लेकिन वहां की जो पब्लिक है वो गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करती है, इसलिए वो डेमोक्रेटिक है लेकिन रिपब्लिक नहीं है। चाइना जो है वो रिपब्लिक नहीं है, डेमोक्रेट सॉरी चाइना जो है रिपब्लिक है लेकिन डेमोक्रेटिक नहीं है। इंडिया, अमेरिका और फ्रांस, ये तीन एक ऐसे हैं जो कि रिपब्लिक भी है और डेमोक्रेटिक भी है। अपना ब्रूनसाई को देख लो, ये डेमोक्रेटिक है लेकिन रिपब्लिक नहीं है। अब अपने इसमें सोवर्निटी में एक टर्म भूल गया। सोवर्निटी में क्या, अपना इंडियन नेशन जो है सोवन कब बना, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान सोवन नेशन कब बना था। पाकिस्तान सोवन नेशन बना था 1956 के बाद में। 1956 तक पाकिस्तान जो है वो डोमिनियन स्टेट ही रहा था। अपना तो 50 में हो गया था। अपने आजाद, पूर्ण तरीके से आजाद होने के 6 साल बाद तक वहां पे ब्रिटिशर्स जो है रूल करते थे। वहां पे डोमिनियन स्टेट था, वहां पे ब्रिटिशर्स का ही जो रूल कॉन्स्टिट्यूशन था वही लागू हुआ होता था। अपने आजाद होने के, पूर्ण तरीके से आजाद होने के 6 साल बाद 1956 के बाद में पाकिस्तान आजाद हुआ है। लेकिन आज भी कई सारे ऐसे जो है देश हैं जो कि अभी भी डोमिनियन स्टेट है। जैसे कि अपना न्यूजीलैंड हो गया, कनाडा हो गया, ये अभी भी डोमिनियन स्टेट है।
ये अभी भी आजाद नहीं हुए, यहाँ पे अभी भी ब्रिटिश क्राउन का राज चलता है। तो ये होता है अपना पूरा का पूरा प्रियम्बल खत्म। अब इस प्रियम्बल में कोई भी दिक्कत है, कोई भी चीज समझ में नहीं आई, तो वो कमेंट में बताना, अगले क्लास में उसका भी समाधान ढूंढ लेंगे। तो बाकी पूरा तो हो ही गया, पूरा तो समझा ही दिया। बाकी अगले वीडियो में अपन चालू करेंगे मॉडर्न। मॉडर्न में क्या चालू करेंगे, लेटर मुगल। 2 दिन से मैं लेटर मुगल कर रहा हूँ, लेकिन अब से अपन अगली नेक्स्ट वीडियो में लेटर मुगल चालू ही कर देंगे भाई, चालू ही करके पूरा पूरा बोर्ड भर देंगे लेटर मुगल से। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर। अपन मिलते हैं अब अगली क्लास में, अगली वीडियो में।